में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज हम प्रस्तुत हुए हैं कहानी जहां लक्ष्मी कैद है लेकर के। इस कहानी के लेखक राजेंद्र यादव जी हैं और इस कहानी की हम लोग समीक्षा करेंगे। समीक्षा के क्रम में सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, फिर इस कहानी के विषय वस्तु को देखेंगे, फिर हम पात्रों की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग एक साथ कहानी के सारांश एवं कुछ महत्वपूर्ण संवाद को देखेंगे। तो आइए हम लोग राजेंद्र यादव जी एवं इस कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो जहां लक्ष्मी कैद है एक कहानी संग्रह है और उसी कहानी संग्रह में जहां लक्ष्मी कैद है एक कहानी भी है। नई कहानी का प्रारंभ तो अज्ञे संपादित प्रतीक के अगस्त 1951 के अंक में प्रकाशित राजेंद्र यादव की कहानी खेल खिलौना से माना जाता है, मगर जहां लक्ष्मी कैद है नई कहानी आंदोलन का अनिवार्य कथा संग्रह कुछ लोग मानते हैं। वैसे राजेंद्र यादव जी की कहानियों में जीवन की सत्यता, यथार्थता, जटिलता और उसकी विसंगतियों का उद्घाटन हुआ है। राजेंद्र यादव जी को लेकर के डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि वे चक्र के भीतर चक्र यानी विल विद इन विल के कहानीकार हैं। यही कारण है कि उनमें उलझाव आ जाता है, प्रयोग के कारण वे रेहेटोरिकल हो जाती हैं और अंत में इसमें कहते हैं कि वस्तुतः यादव औपन्यासिक चेतना के कथाकार हैं। वही डॉक्टर रामचंद्र तिवारी कहते हैं कि राजेंद्र यादव ने अपनी कहानियों में मध्य वर्ग के जीवन में बनते बिगड़ते, जुड़ते टूटते रिश्तों और उनसे उत्पन्न तनाव को महत्व दिया है। और राजेंद्र यादव जी खुद अपनी कहानियों को विषय में कहते हैं कि अपनी ही बात या अनुभव को अभिव्यक्ति देने के प्रभावशाली कोण की तलाश में ही मैंने कहानियां लिखी हैं। अब हम लोग इस कहानी के प्रकाशन वर्ष की अगर बात करें तो डीडी नेशनल के हिसाब से जुलाई 1955 है। वही डॉक्टर रामचंद्र तिवारी इसका प्रकाशन वर्ष 1957 मानते हैं। प्रकाशन वर्ष को लेकर के इस तरह की अन्य रचनाओं में भी समस्या आती है। अब यहाँ पर 1955 पकड़ना है कि 1957 पकड़ना है, यह आप पे मैं छोड़ता हूं। शिल्प विधान की दृष्टि से यह कहानी शुरू से जटिल एवं दुरूह है। अब आइए इस कहानी के हम लोग विषय वस्तु की चर्चा करते हैं। तो यह कहानी मानसिक अंतर्द्वंद्वों पर आधारित कहानी है। लक्ष्मी बन आई बेटी का कराहती जिंदगी की कहानी है। लक्ष्मी जैसी लड़की की व्यथा का इस कहानी में वर्णन है। व्यक्तिगत जीवन में घुटन, सामाजिक अव्यवस्था और आर्थिक विषमता का इस कहानी में उभार है। साथ ही हमें इस कहानी में व्यापक सामाजिक संदर्भों की झलक दिखाई देती है। रूढ़िवादी एवं अंधविश्वासों में कैद लक्ष्मी का विद्रोह भी हमें दिखाई देता है। अब आइए हम लोग इस कहानी के पात्रों की चर्चा कर लें, उनका एक बार परिचय देख लेते हैं। इस कहानी की प्रमुख पात्र है लक्ष्मी, जिसकी उम्र है 25-26 साल। दूसरा पात्र है रूपाराम। तीसरा पात्र है राम स्वरूप, जो कि लक्ष्मी का भाई है, 9-10 साल का है ये। और एक लड़का है गोविंद, जो 20-22 साल का है और रूपाराम के यहाँ मुनीम है। फिर एक दिलावर सिंह है, जो कि रूपाराम के यहाँ चौकीदार है। और एक सलीम है, जो कि रिक्शा मिस्त्री है, यह भी रूपाराम के यहाँ ही काम करता है। यह सारे पात्र कहीं ना कहीं इस कहानी में संवाद अपना दिए हैं, अथवा यह हम कहें कि इन लोगों का संवाद इस कहानी में है। बाकी कुछ और पात्र भी हैं, लेकिन उनका कोई संवाद नहीं है, जैसे कि विधवा ब्राह्मणी तारा। यह पात्र केवल कुछ देर के लिए गोविंद के मन में आती है जब लक्ष्मी की तुलना होती है। अब आगे की तरफ बढ़ते हुए हम लोग इस कहानी के सारांश एवं संवाद अथवा कथोपकथन को देखते हैं। कहानी की शुरुआत थोड़ा जटिल एवं दुरूह दिखाई पड़ती है, लेकिन कहानी सीधा सीधा यह है कि एक रूपाराम है, जो कि बूढ़ा है, कंजूस है, और उसके यहाँ लक्ष्मी उसकी बिटिया पैदा होती है। और जब लक्ष्मी पैदा होती है तो लक्ष्मी के पैदा होते ही रूपाराम धीरे धीरे
धनवान होता जाता है और यहाँ तक कि उसकी यह स्थिति हो जाती है कि उसके पास लक्ष्मी फ्लोर मिल बन जाती है। इसके अलावा उसके पास एक बहुत बड़ी साबुन की फैक्ट्री है और काफ़ी बड़ा जूतों का कारखाना है और 25-30 रिक्शे और 5 मोटर ट्रक चलते हैं। 10-12 से ज़्यादा इसके मकान हैं जिनका किराया आता है और साथ ही यह रुपए सूद पर देता है। गांव में भी इसने काफ़ी ज़मीनें ले रखी है और यह सारी रकम बिटिया लक्ष्मी के पैदा होने पर ही रूपाराम के पास आती है। अब हम सीधा सीधा कहानी के शुरुआत से अंत तक सारांश के साथ ही साथ हम संवाद को भी आपके समक्ष रखते हैं। तो कहानी की शुरुआत आपको गोविंद से होती है। गोविंद जो 20-22 साल का लड़का है, वह शहर में आता है आगे की पढ़ाई करने के लिए। उसे यहाँ पर लाला रूपाराम के यहाँ जगह मिलती है और लाला रूपाराम उससे कहता है कि बेटा तुम यहीं रह करके पढ़ सकते हो और साथ में तुम यहाँ हमारा कुछ मुनीम का काम देख सकते हो। लाला रूपाराम गोविंद को मुनीम कहकर पुकारने लगता है। गोविंद को यह शब्द पसंद नहीं है कि उसे मुनीम कहा जाए। लाला रूपाराम गोविंद से चर्चा करता है कि वह और उसके पिता बचपन में मित्र थे। लाला रूपाराम गोविंद को एक छोटा सा रूम दिया होता है और रूपाराम अपनी बेटी लक्ष्मी, छोटा बेटा राम स्वरूप के साथ ऊपर रहता है। थोड़ा कंजस्टेड एरिया है, वहाँ पे इस तरीके से उसने बनवाया है कि वहाँ कोई नहीं जा सकता है। राम स्वरूप जो कि लक्ष्मी का छोटा भाई है, गोविंद से पढ़ने के लिए किताब ले जाता है कि दीदी ने मांगा है और जब वह किताब आती है तो उस किताब में कुछ जगह पे टिक लगा हुआ है और वह 3 लाइनों पर अंडरलाइन किया होता है, जिसे गोविंद बड़े ध्यान से देखता है और वह किन किन लाइनों के नीचे अंडरलाइन होता है वह देखिए। एक लाइन है, मैं तुम्हें प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ। दूसरा लाइन है, मुझे यहाँ से भगा ले चलो। तीसरा लाइन है, मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी। यह 3 लाइनें किताब में अलग अलग जगह पे अंडरलाइन की गई है। अब गोविंद को यह नहीं समझ में आता है कि यह किताब तो लक्ष्मी के पास गई थी, उसे मैं जानता भी नहीं, उसे मैंने देखा भी नहीं है और वैसे लक्ष्मी को उसके पिता, उसके भाई और उसके घर में रहने वाली एक बूढ़ी बुजुर्ग के अलावा किसी ने अभी तक देखा नहीं है। अब गोविंद की बेचैनी बढ़ती है कि आखिरकार ऐसी कौन सी बात है। इसी में लाला रूपाराम भी आता है, वह उससे भी चर्चा नहीं करता है, किताब को छुपाता है, बात को इधर उधर गोल मटोल करता है। राम स्वरूप से भी नहीं चर्चा करता है। लाला रूपाराम जब बैठा रहता है तभी ऊपर से खटपट और कुछ बर्तन फेंकने उकने की आवाज़ आती है। लाला रूपाराम ऊपर जाता है और नीचे ही दिलावर सिंह चौकीदार और सलीम मिस्त्री दोनों बैठे हुए हैं जो कि आग जला करके ताप रहे हैं। गोविंद के मन में लक्ष्मी को लेकर के बहुत सारे प्रश्न हैं कि आखिरकार लक्ष्मी ने किया है अथवा किसने किया है, या लक्ष्मी किसी पीड़ा में है। चौकीदार गोविंद को देखकर कहता है कि परेशान क्यों हो रहे हो बाबूजी, और यह आवाज़ सुन करके गोविंद एकदम सीधा खड़ा हो जाता है। फिर चौकीदार मुस्कुराता हुआ कहता है, आज चंडी चेत रही है, और इसकी इस बात पर मिस्त्री हंसता है। अब पूरी कहानी में चौकीदार और मिस्त्री ने पूरी घटना को यहाँ पर बयां किया है और सबसे ज़्यादा संवाद जो है इस कहानी में वह चौकीदार दिलावर सिंह का ही है, जो कि एक मिलिट्री से रिटायर्ड है और वह कहानी को सजा करके कहता है और बड़े मन से कहता है। यहाँ पर गोविंद की जानने की इच्छा है कि आखिरकार है क्या, और वो बार बार इन दोनों से रिक्वेस्ट करता है, आग्रह करता है। दोनों इस कहानी को एक क्रम से बताते हैं। दिलावर सिंह ही यह सारी बातें बताता है जो कि हमने पहले बताया आपको कि उसके पास ये सामान है, इस तरह की चीज़ें हैं। गोविंद सिर झुकाए हंसता हुआ आता है और वहाँ पर सलीम मिस्त्री टायर का पंक्चर बना रहा है रिक्शे का। फिर वह कहता है कि लाला कुछ नाम ढीला करे तो उस लड़की पर जिन का साया है उसका इलाज तो हम अपने मौलवी बदरुद्दीन साहब से मिनटों में करा दें।
अब गोविंद का माथा यहाँ पर ठनकता है। लाला की किसी लड़की पर कोई देवी आती है। उसे अपने गांव की एक ब्राह्मणी विधवा तारा का एकदम ध्यान हो आता है। गोविंद को सुना करके चौकीदार बोलता है, नामा तुम भी यार मिस्त्री किसी दिन बेचारे बुढ़े का हार्ट फेल कराओगे। और बेटा जिस जिन का इलाज तुम्हारे मौलवी के पास नहीं है, समझे, वह तो हवा ही दूसरी है। आओ बाबूजी बैठो। गोविंद को सुना करके ये चौकीदार कहता है। गोविंद लक्ष्मी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है। अब गोविंद की जिज्ञासु व्याकुलता से प्रभावित होकर के मिस्त्री बताता है कि अजी कुछ नहीं, लाला की बड़ी लड़की है जो ना, उसे मिर्गी का दौरा आता है। कोई कहता है उसे हिस्टीरिया है, पर हमारा तो कयास यह है कि बाबूजी दौरा वौरा कुछ नहीं, उस पर किसी आसेव का साया है। उस बेचारी का तो कुछ होश रहता नहीं। चौकीदार फिर कहता है कि आप शायद जानते हैं, यह हमारा लाला शहर का मशहूर कंजूस और मशहूर रईस है। और वह उसकी धन संपत्ति के बारे में बताता है जो कि हमने पहले बताया। और आगे कहता है दिलावर सिंह कि और कंजूसी की तो हद आपने देखी ली होगी। बुढ़ा हो गया है, सांस का रोग हो रहा है, लेकिन एक पैसे का भी फायदा देखेगा तो 10 मील धूप में हाँफता हुआ पैदल जाएगा। क्या मजाल जो सवारी कर ले। गर्मी आई तो पूरा शरीर नंगा, कमर में धोती आधी पहने आधी बदन में लपेटे, जाड़ा हुआ तो यही ड्रेस। कहानी में आगे गोविंद फिर उससे पूछता है कि इसके पास बच्चे कितने हैं। चौकीदार मुस्कुराते हुए बताता है कि इसके बच्चे हैं 4। बीवी मर गई, बाकी किसी नातेदार रिश्तेदार को झांकने नहीं देता, ऊपर कोई नौकर भी नहीं है, बस एक मरी मराई सी बुढ़िया पाल ली है। लोग बड़े भाई की बीवी बताते हैं, बस वही सारी देखभाल करती है, और तो किसी को मैंने साथ नहीं देखा। खुद 3 लड़के और 1 लड़की। आगे चौकीदार कहता है कि इसके बड़े दोनों लड़के एक जूता का कारखाना देखता है तो एक साबुन की फैक्ट्री संभालता है, और यह बुढ़ा वहां पर भी जाकर के सारा कागज पत्तर और हिसाब किताब अपने पास ही रखता है। फिर दिलावर सिंह कहानी में आगे कहता है कि रूपाराम का बाप तो ऐसा रईस नहीं था, और वह कच्ची गृहस्थी छोड़कर मर गया था। ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपया दोनों भाइयों के पल्ले पड़ा होगा। यह दोनों भाई रूपाराम और रोचूराम है। शादियां इन दोनों भाइयों की हो चुकी थी। बड़े भैया रोचूराम ने एक पंचक्की खोल डाली। पहले तो उसकी भी हालत डवाडोल रही थी, लेकिन सुनते हैं कि जब से उसकी लड़की गौरी पैदा हुई, उसकी हालत संभलती ही चली गई। यह रूपाराम उसी के यहाँ काम करता था। मियाँ बीवी वहीं पड़े रहते। ऐसा कुछ उस लड़की का पांव आया कि लाला रोचूराम सचमुच के लाला हो गए। इन लोगों के बड़े बूढ़ों का कहना था कि लड़की उनके खानदान में भगवान होती है। अब तो यह अपना लाला कभी इस ओझा के पास तो कभी उस पीर के पास जा, कभी इसकी मानता कभी उसका संकल्प। दिन रात बस यही कि हे भगवान मेरी लड़की हो, और पता नहीं कैसे भगवान ने सुन ली और लड़की ही आई। लाला रूपाराम के सितारे फिर गए। इसे विश्वास होने लगा कि यह सब इसी की कृपा है और वास्तव में यह कोई देवी है। उसने उसका नाम लक्ष्मी रखा, और साहब कहना पड़ेगा कि लक्ष्मी सचमुच लक्ष्मी ही बनकर आई। एक पे एक मकान खरीदे जाने लगे। सामान लाने ले जाने वाले ट्रक आए। उधर रोचूराम भी फल रहा था, और दोनों भाई गर्व से कहते थे, हमारे यहाँ लड़कियां लक्ष्मी बनकर ही आती हैं। फिर आगे चौकीदार दिलावर सिंह कहता है कि गौरी शादी लायक हो गई थी, और शायद किसी पड़ोसी लड़के को लेकर कुछ ऐसी वैसी बातें भी लाला रोचूराम ने सुनी। लोगों ने भी उंगलियां उठाना शुरू कर दिया, तो उन्होंने गौरी की शादी कर दी। बस उसकी शादी होना था कि जैसे एकदम सारा खेल बिगड़ गया। उसके जाते ही लाला एक बहुत बड़ा मुकदमा हार गया, और भगवान की लीला देखिए, उन्हीं दिनों उसकी पंचक्की में आग लग गई। लोग रुपए दबा कर बैठ गए और उसका दिवाला निकल गया। एक दिन लाला रोचूराम की लाश तालाब में फूली हुई मिली। अब तो हमारे लाला रूपाराम को सांप सूंघ गया। उनके कान खड़े हुए और लक्ष्मी पर पहरा बिठा दिया गया। उसे स्कूल से उठा लिया गया, और वह दिन से जो आज का दिन बेचारी नीचे नहीं उतरी। घर के भीतर न किसी को आने देता है न जाने देता है। मास्टर रखकर पढ़ाने की बात पहले उठी थी, लेकिन जब सुना कि मास्टर लोग
लड़कियों को बहकाकर भगा ले जाते हैं तो वह विचार एकदम छोड़ दिया गया। लक्ष्मी खूब रोई पीटी, लेकिन इस राक्षस ने उसे भेजा ही नहीं। सुनते हैं लड़की देखने दिखाने लायक। तभी सलीम मिस्त्री बात को काट करके कहता है, अरे देखने दिखाने लायक क्या, हमने खुद देखी है। जिधर से निकल जाती उधर बिजली सी कौंध जाती, 100 में 1। फिर चौकीदार आगे कहता है, स्कूल में भी सुनते हैं बड़ी तारीफ थी, लेकिन सबकी साले ने रेड कर दी। उसे यह विश्वास हो गया कि यह लड़की सचमुच लक्ष्मी है और अब यह दूसरे की हो जाएगी तो एकदम इसका भी सत्यानाश हो जाएगा। इसी डर से न तो किसी को आने जाने देता है और न उसकी शादी करता है। उसकी हर बात पर पुलिस के सिपाही की तरह नजर रखता है। उसकी हर बात मानता है, बुरी तरह उसकी इज्जत करता है, उसकी हर जीत पूरी करता है, लेकिन निकलने नहीं देता। लक्ष्मी 16 की हुई, 17 की हुई, 18, 19 साल पर साल बीत गए। पहले तो वह सबसे लड़ती थी, बड़ी चिड़चिड़ी और जिद्दी हो गई थी। कभी कभी सबको गाली देती और मार भी बैठती थी। फिर तो मालूम नहीं क्या हुआ कि घंटों रात रात भर पड़ी जोर जोर से रोती रहती। फिर धीरे धीरे उसे दौरा पड़ने लगता। अब उम्र क्या है, गोविंद फिर जानना चाहता है तो चौकीदार बताता है कि 25-26 से कम क्या होगी। बात को आगे जारी रखते हुए कहता है कि दौरा न पड़े तो बेचारी जवान लड़की क्या करे। उधर पिछले 5-6 साल से तो यह हाल है कि दौरे में घंटे 2 घंटे वह बिल्कुल पागल हो जाती है, उछलती कूदती है, बुरी बुरी गालियां देती है, बेमतलब रोती हंसती है, चीजें उठा उठा कर इधर उधर फेंकती है, जो चीजें सामने होती है उसे तोड़ फोड़ देती है, जो हाथ आता है उससे मारपीट शुरू कर देती है और सारे कपड़े उतार कर फेंक देती है, बिल्कुल नंगी हो जाती है और जांघें और छाती पीट पीट कर बाप से कहती है, ले तूने मुझे अपने लिए रखा है, मुझे खा, मुझे चबा, मुझे भोग। वह पीटता है, गालियां खाता है और सब कुछ करता है, लेकिन गले में जरा ढील नहीं होने देता। चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठा बैठा सुनता रहता है। क्या जिंदगी है बेचारे की, बाप है सो उसे भोग नहीं सकता और छोड़ तो सकता ही नहीं। गोविंद का दिल ये सारी चीजों को सुन करके भारी हो आया था। आधी रात को अपनी कोठरी में लेटे लक्ष्मी के बारे में सोचते हुए मोमबत्ती की रोशनी में उसकी सारी बातों का एक एक चित्र उसकी आंखों के आगे साकार हो आया और फिर उसने अंधकार की प्राचीर से घिरी गरम गरम आंसू बहाती मोमबत्ती की धुंधली रोशनी में रेखांकित पंक्तियां पढ़ी। मैं तुम्हें प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ, मुझे यहाँ से भगा ले चलो, मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी। अब कहानी के अंत में यहाँ पर गोविंद के मन में अपने आप एक सवाल उठा, क्या मैं ही पहला आदमी हूँ जो इस पुकार को सुनकर व्याकुल हो उठा हूँ, या औरों ने भी इस आवाज को सुना है और सुनकर अनसुना कर दिया है? और क्या सचमुच जवान लड़की की आवाज को सुनकर अनसुना किया जा सकता है? इसी पंक्ति के साथ कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। कहानी जब यहाँ पर खत्म हो जाती है तो हम देखते हैं कि क्या लक्ष्मी आजाद हो गई? जी नहीं, लक्ष्मी अभी भी कैद है और लक्ष्मी उसी पीड़ा में है। कहानीकार ने यहाँ पर उसे आजाद नहीं कराया है, इसीलिए आज भी यह कहानी उतनी ही प्रासंगिक है जितना कि यह अपने दशक में रही है। और अब हम अंत में यह कहें कि नई कहानी आंदोलन की एक आधार कथा रचना के रूप में जहां लक्ष्मी कैद है का उल्लेख किए बिना स्वतंत्रता के बाद की हिंदी कहानी को नहीं समझा जा सकता है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो साथियों, अब यहाँ पर यह वीडियो समाप्त होता है। आपको यह हमारा प्रस्तुति कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में अगर आप इससे संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके भी पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ही लिख देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने साथियों सहपाठियों के साथ शेयर करना न भूलें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को